ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड वीडियो है। चलिए इसमें हम लोग ज्योग्राफी टारगेट बैच स्पेशल पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट थर्ड है। और आप खान सर को फॉलो करते हैं या वहाँ से पढ़ते हैं या आप कभी कहीं भी हो, आप एनडीए तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी, ये सब में फ़ायदा करता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल आपको पता होगा, पृथ्वी के बाहरी जो हवा का लेयर है उसे वायुमंडल कहते हैं। इसको 5 भाग में डिवाइड कर किया गया है। देखिए, पहला शोभ्य मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। कौन? शोभ्य मंडल ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर, बाह्य मंडल एक्सोस्फियर। पहला कौन होता है? ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, फिर मेसोस, फिर आयनोस, फिर एक्सोफियर। 5 होता है। कौन कौन? आंख बंद करके बोलिएगा एक बार। फर्स्ट शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। इंग्लिश में फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर आयनोस्फियर, फिर एक्सोफियर। तो चलिए आप इसको देख लीजिएगा। एंड यहाँ से हम लोग अब बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम के मदद से। देखिए, ये है आपका शोभ मंडल जिसको कि ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये इसका जो फैलाव है वो 18 किलोमीटर तक होता है। मतलब धरती से 18 किलोमीटर ऊपर का जो एरिया होता है उसको वो ट्रोपोस्फियर के अंदर आता है। वायुमंडल के जितने भी घटना है जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात, सब इसी में आता है। जो भी आता है इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और इसी में ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो इसी में उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर्स का उड़ने का ज़्यादा रेंज नहीं होता, इसलिए इसी में उड़ते हैं और साथ में ये इस सबको ऑक्यूपाई कर सकते, इसके लिए कंडीशन परफेक्ट है। और जो बादल होते हैं, बादल का फॉर्मेशन भी यही होता है, पानी का बरसना सब इसी में होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है, जो कि 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 0 से 18 किलोमीटर का एरिया ट्रोपोस्फियर होता है। वायुमंडल की घटनाएं जैसे बारिश वारिश सब इसी में होता है। घनत्व इसका ज़्यादा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी में देखने को मिलता है। अब देखिए, फिर 18 से फिर फिर 18 से जो 50 किलोमीटर का एरिया है वो 18 से 50 किलोमीटर का एरिया है वो समताप मंडल के अंदर आता है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। 18 से 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो समताप मंडल के अंदर आता है, स्ट्रेटोस्फियर के आता है। और समताप मंडल में ही ओजोनोस्फियर भी पाया है। ओजोन का जो लेयर है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन का लेयर समताप मंडल में ही पाया जाता है। तो देखिए हम लोग समताप मंडल में, देखिए समताप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, समताप मतलब तापमान जिसका समान रहता है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहता है। स्ट्रेटोस्फियर जो कि 18 से 50 किलोमीटर तक ऊपर है उसमें ताप समान रहता है, वहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती है। और जब ये सब नहीं होता है तो यहाँ पर एरोप्लेन के लिए परफेक्ट है, बिकॉज एरोप्लेन जहाँ मतलब उसको जहाँ चलना चाहिए वहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत कम होना चाहिए। और जबकि यहाँ पर ताप नहीं होता है, ना ही मौसमी घटनाएं होता है, आंधी तूफान कुछ नहीं रहेगा, तो ये एरोप्लेन के लिए परफेक्ट होता है। तो एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ता है और हेलीकॉप्टर्स शुभ शुभ मंडल में उड़ता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओजोन लेयर यहीं पाया जाता है, समताप मंडल में। ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर हमें पराबैंगनी किरण, इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेस से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। कौन? ओजोन लेयर। कौन बचाता है? ओजोन लेयर। शोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर, 0 से 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर है, फिर 18 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल है। अब तीसरा में चलते हैं, मध्य मंडल मेसोस्फियर। 80 किलोमीटर मतलब 50 से 80 किलोमीटर तक एरिया कौन है? मध्य मंडल मेसोस्फियर। कौन है? मेसोस्फियर, मध्य मंडल। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। मध्य मंडल सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। उसके बाद 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल। कौन है? आयन मंडल आयनोस्फियर। कौन है? 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल। जो रेडियो वेव्स होती है ना, वो रेडियो वेव सभी इसी में होती है, और जो पृथ्वी से टकरा कर जाता है रेडियो वेव से, और ये फिर पृथ्वी पर वापस कम्युनिकेशन में मदद करता है। ये होता है रेडियो वेव्स यहीं पर होते हैं आयन मंडल में। इसका फैलाव कितना है? 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। और 640 किलोमीटर से बाहर का जो एरिया रहता है वो एक्सोस्फीयर रहता है, बाह्य मंडल। ये जो एरिया है ऊपर का ये सब बाह्य मंडल है। जितनी भी सेटेलाइट्स जो भी ये सब छोड़ा जाता है वो बाह्य मंडल में होता है। सेटेलाइट जो भी ये सब होता है ये बाह्य मंडल में होता है। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष भी इसके ऊपर होता है। चलिए अब देखिए,
वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा दिन की अवधि 2+2 4 मिनट बढ़ जाती है। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारा टिमटिमाता है, और सुबह में रिफ्रैक्शन के कारण सुबह का 2 मिनट बढ़ जाता है और शाम का 2 मिनट भी बढ़ जाता है। कुल मिला के दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है। सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर। देखिए, ट्रोपोस्फियर, इसमें मौसम संबंधी घटना होती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। इसे परिवर्तन या संवहन मंडल कहते हैं। इसे दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन या संवहन मंडल। सौरमंडल को दूसरा नाम परिवर्तन या संवहन मंडल। इसमें प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री की कमी हो जाती है। अगर सौरमंडल में आप 165 मीटर ऊंचा जाइएगा तो तापमान में 1 डिग्री कमी हो जाएगी। इसमें हेलीकॉप्टर तथा जेट पवन के लिए आदर्श स्थिति होती है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर के लिए परफेक्ट होता है, और जेट पवन जो होता है उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन होता है। मतलब ये लोग यहाँ पर ट्रेवल कर सकता है, हेलीकॉप्टर और जेट पवन। चलिए समताप मंडल देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, इसमें तापमान नहीं बदलता है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा नाम से, इसमें तापमान नहीं बदलता है। ओजोन लेयर इसमें पाया जाता है। ओजोन का सांद्रण 30 से 40 किलोमीटर तक होता है। ओजोन का सांद्रण 30 से 40 किलोमीटर तक होता है, और ओजोन परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है। अंटार्कटिका में प्रथम क्षेत्र तथा द्वितीय छिद्र पाया गया है। समताप मंडल वायुयान के लिए आदर्श है। देखिए, ओजोन का काम तो पता है, परावैंगनिक किरण से रक्षा करता है। समताप मंडल में वायुयान चलता है, मतलब एरोप्लेन समताप मंडल में चलता है, और हेलीकॉप्टर जो होता है वो शोभ मंडल में चलता है। शोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फियर। इसको याद रखिए इंग्लिश में भी। समताप मंडल में तापमान चेंज नहीं होगा। ओजोन लेयर इसी में पाया जाता है। ओजोन का काम पता है आपको, पराबैंगनी किरण से बचाता है, अल्ट्रा वायलेट रेड से बचाता है हमें। अंटार्कटिका में छिद्र पाए गए हैं, और समताप मंडल वायुयान के लिए परफेक्ट है। वायुयान यहाँ पर ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल को इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं। यह सबसे ठंडा मंडल होता है। आयन मंडल, आयनोस्फीयर, IONOSPHER होता है। आयनोस्फीयर, आयन मंडल, इसमें कॉस्मिक किरण जैसे कि मेसोन, रेडियो वेव्स पाया जाता है। इसी मंडल से रेडियो वेव्स पृथ्वी पर आता है। इसमें इसमें रंगीन प्रकाश को अरोरा कहते हैं। जो आयनोस्फीयर है, यहाँ पर रंगीन प्रकाश होते हैं, उसे अरोरा कहते हैं, एरोरा। आप इसके बारे में यूट्यूब पर जाकर ज़्यादा देख सकते हैं, एरोरा क्या होता है। रंगीन प्रकाश को क्या कहते हैं? एरोरा कहते हैं। फिर पांचवा पाता है बहिमंडल, एक्सोस्फीयर। यह सबसे गर्म मंडल है, सबसे ज़्यादा गर्म। देखिए, सबसे ठंडा में था मध्य मंडल। मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है। मेसोस्फीयर सबसे ठंडा होता है। सबसे गर्म होता है एक्सोस्फीयर, और ये सबसे गर्म। इसमें संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इसी में छोड़े जाते हैं। सैटेलाइट्स एक्सोस्फीयर में छोड़े जाते हैं। पृथ्वी से दूरी की बात कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी से दूरी, देखिए जो सौरमंडल है 0 से 18 किलोमीटर सौरमंडल होता है। फिर 18 से 50 समताप मंडल होता है, और फिर 50 से 80 किलोमीटर तक होता है मध्य मंडल। फिर 80 से 640 किलोमीटर होता है आयन मंडल, और 640 से ऊपर जो होता है वो होता है एक्सोफियर, मतलब बहिमंडल। देखिए, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। ट्रोपोस्फियर 0 से 18 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फियर 18 से 50 किलोमीटर, मेसोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर। उसके बाद आता है आयनोस्फियर 80 से 640 किलोमीटर। फिर एक्सोफियर 640 से ऊपर आता है एक्सोफियर। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में O2 की मात्रा 20.74%, नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, आर्गन की मात्रा 0.93%, और CO2 की मात्रा 0.03%। आप ये तीनों ज़्यादा याद कीजिएगा। देखिए, ऑक्सीजन तो पहले से आपको पता होगा 20.74% होता है, नाइट्रोजन भी पता होगा 8.08% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% होता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि इसमें ट्रिक चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। सब छोटा छोटा चीज़ है। चलिए, मैं आपका रिवाइज करवा दूंगा। देखिए, सूर्यताप का इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन होता है INSOLATION, इंसोलेशन होता है, याद कीजिएगा। INSOLAT, इंसोलेशन होता है। देखिए, सूर्यताप, सूर्य से आने वाले विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। मतलब जो भी सूर्य से जो भी रेडिएशन आते हैं, विकिरण को रेडिएशन कहते हैं। सूर्य से आने वाले जो रेडिएशन होते हैं उसी को हम लोग सूर्यताप, इंसोलेशन कहते हैं। जब सूर्य से जब सूर्य से विकिरण आते हैं, मतलब रेडिएशंस आते हैं, तो मात्र इसका 51% ही पृथ्वी को मिल पाता है। कितना?
51%। सूर्य से आने वाले रेडिएशंस का मात्र 51% पृथ्वी को मिलता है और इसी को हीट बजट ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीट उष्मीय बजट, पृथ्वी का उष्मीय बजट इसी को कहा जाता है। क्लाउड्स 14% एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 35% 35 यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ वायुमंडल ले लेता है, कुछ धूल कण में चले जाते हैं, कुछ बादलों द्वारा हो जाता है और कुछ बादल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वी का कुल सूर्यताप का 51% मिलता है। पृथ्वी को जितना भी सूर्यताप होता है उसका मात्र 51% मिलता है। इसे ही पृथ्वी का उष्मीय बजट कहते हैं। सूर्य से विकिरण लघु तरंग के रूप में आता है, मतलब सूर्य से जो रेडिएशन आते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल वेवलेंथ्स के रूप में आते हैं, लेकिन इधर से जो जाने वाला होता है लॉन्ग वेवलेंथ्स के रूप में जाता है। इसलिए आराम से आ तो जाता है, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ्स आराम से आ जाते हैं, पर हमारा वायुमंडल है वो जाने नहीं देता है, जो बादल हैं वो जाने नहीं देता है, बिकॉज यहाँ से जाने के समय लॉन्ग वेवलेंथ्स के रूप में जाता है। देखिए मैं आपको फिगर बना दे रहा हूँ। जैसे कि पृथ्वी है तो आता है शॉर्ट वेवलेंथ, लेकिन जाता है इधर से लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में। तो हमारे जो बादल है, बादल ये तो आने तो देता है, इनको आने देता है, लेकिन जाने नहीं देता है। तो चलिए आगे चलते हैं। जिसके कारण अतः यहाँ पर देखिए, अतः बादलों वाली रात गर्म होती है, इसलिए जिस दिन बादल रहेगा उस दिन ज़्यादा अगर जिस दिन ज़्यादा बादल रहता है उस दिन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होता है पृथ्वी के अंदर, और पृथ्वी दीर्घ तरंग द्वारा संवहन विधि से गर्म होती है। इसलिए जिस दिन बादल रहेगा उस दिन रात ज़्यादा गर्म होता है। इस बात पर गौर कीजिए। आपने भी देखा होगा जिस दिन बादल आसमान में ज़्यादा छाए रहते हैं उस दिन रात में कुछ ज़्यादा ही गर्मी देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब। देखिए, वायुमंडल के परतों द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है, तो इसका बहुत सारा वायुमंडल के जैसे बहुत सारा परत होते थे, इसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब देखिए, कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, कोई यहाँ पर स्टूडेंट है। देखिए तो जो इस पर दाब लग रहा है वो कम लग रहा है, लेकिन इस स्टूडेंट पर जो दाब लग रहा है वो देखिए इतना ज़्यादा लग रहा है, इतना ज़्यादा। तो इस पर ज़्यादा लग रहा है, इस पर कम लग रहा है। तो मतलब जो ऊंचाई पर है, देखिए ये ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर है, तो जो ऊंचाई पर रहता है उसको दाब कम लगेगा, और जो नीचे रहेगा उसको दाब ज़्यादा लगेगा। तो मतलब ऊंचाई पर जाने पर दाब घट जाता है। वायुमंडल के परतों द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह दाब घट जाता है। इसे बैरोमीटर से नापते हैं। क्या से नापते हैं? बैरोमीटर से इसे नापते हैं। बैरोमीटर को समुद्र तल पर लगाया जाता है। बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। अगर मीटर का पारा यदि अचानक गिरता है तो तूफान आने वाला है। क्या तूफान कैसे आता है? अचानक आता है, मतलब अचानक गिरेगा तो तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा आने वाली है, और ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ होने वाला है। क्या? अगर अचानक गिरता है तो तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, और ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ है। देखिए, वायुमंडलीय दाब 76.6 सेंटीमीटर पारा के बराबर होता है। क्या? वायुमंडलीय दाब 76.6 सेंटीमीटर पारा के बराबर होता है। ऊंचाई पर दाब घट जाता है, जैसे कि हम लोग पढ़ा, ऊंचाई पर दाब घट जाता है, जिस कारण पर्वत पर खाना देर से पकता है। इसी कारण अब अगर आप पहाड़ पर जाइएगा तो वहाँ खाना पकने में देर होगा, साथ साथ आपके नाक से खून आने लगेंगे, आपका सिर में चक्कर होने लगेगा, और बहुत सारी शरीर में आपके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बिकॉज हमारा दाब तो जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन वायुमंडलीय दाब जब घट जाता है तो शरीर का अंदर मतलब बैलेंस नहीं हो पाता। जैसे कि हमारे शरीर में अभी खून चल रहे होंगे, तो जो उनका दाब है और जो वायुमंडल का दाब है बराबर है, लेकिन हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, तो हमारे शरीर से खून बाहर निकलने लगते हैं। सिंपल है। कलम की स्याही भी निकल जाती है, जैसे कि ये पेन है, तो यहाँ पर कुछ दाब ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन जब दाब कम होगा तो ये नीचे से प्रेशर लगाएगा तो निकल जाएगा, इसीलिए स्याही कलम का निकल जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, वायुमंडलीय दाब की पेटी को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पृथ्वी पर 7 वायुमंडल दाब की पेटी पाया जाता है। देखिए आपको मेन क्या याद करना है, 7 पाया जाता है, इतना ये याद रखें। पृथ्वी पर कितना होता है? 7 वायुमंडल दाब की पेटी, प्रेशर बेल्ट इंग्लिश में कहते हैं, प्रेशर बेल्ट। 7 प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं, आपको याद रखना है मेनली। देखिए 7 पाया जाता है, आपको याद रखना है कि जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री जो साउथ है उसको हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। याद कर लीजिएगा अभी, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ है उसको डोल्ड्रम कहते हैं, और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या 30 से 35 डिग्री साउथ दोनों है
साउथ या नॉर्थ दोनों है, इन दोनों को अश्व अक्ष कहते हैं। क्या? अश्व अक्ष कहते हैं, इन अश्व अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी था 30 से 35 डिग्री अक्ष को अश्व अक्ष कहते हैं, याद कीजिएगा 30 से 35 डिग्री। और 5 से 5 डिग्री को क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। 5 से 5 डिग्री को डोलड्रम कहते हैं। अब देखिए पवन को देख लेते हैं। देखिए ये इक्वेटर है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल है। मकर कर्क रेखा है, मकर रेखा है। और इसका इंग्लिश हिंदी देख लीजिएगा, आपको याद होगा। चलिए तो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये सबसे पहले यहाँ पर है बीच में व्यापारिक हवा बहेगा। क्या बहेगा? बीच में व्यापारिक हवा, बीच में व्यापारिक हवा बहता है बीच में। यहाँ पर पछुआ, यहाँ पर पूर्वा, नीचे भी पछुआ पूर्वा। मतलब देखिए जो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या होता है कि जो यहाँ पर इक्वेटर के पास जो होता है हवा गर्म हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है तो ऊपर उठने लगता है, तो यहाँ का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई हवा नहीं है तो प्रेशर इसका लो हो जाता है। जब लो हो जाता है तो ये जो बहुत ज़्यादा लो होता है, 5 से 5 डिग्री के बीच बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इसीलिए जो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है तो इसी को डोलड्रम कहा जाता है। 5 से 5 डिग्री अक्ष को डोलड्रम कहा जाता है। यहाँ पर लो हो जाता है। जब लो हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर नहीं है, तो आसपास की हवाएं आने लगता है, आसपास की हवा इसको भरने के लिए आने लगता है। इसीलिए इसका जो साइन है देखिएगा, इसका जो साइन है वो इधर की तरफ है, मतलब इसको भरने के लिए आ रहा था। इस तरह से याद रखिएगा कि जो व्यापारिक का डायरेक्शन होता है वो इक्वेटर की तरफ होता है, विषुवत रेखा की तरफ होता है। व्यापारिक हवा का डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ होता है, और पूर्वा जो हवा है उसका भी डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ होता है। अब ये दोनों याद कीजिए, तीसरा खुद याद हो जाएगा कि तीसरा उल्टा रहता है। देखिए बीच में व्यापारिक रहेगा, आंख बंद करिए, बीच में व्यापारिक, इसका डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ रहेगा। फिर ऊपर ऊपर पछुआ, उसका डायरेक्शन इक्वेटर की उल्टी दिशा में। इक्वेटर तो इधर है, इक्वेटर इधर है, लेकिन पछुआ का डायरेक्शन जो रहेगा इक्वेटर की उल्टी दिशा में पछुआ का डायरेक्शन रहता है। बस ज़्यादा याद नहीं कीजिए, कोई भी जैसे इसी को पकड़िए ना, व्यापारिक पछुआ पूर्वा, व्यापारिक पछुआ पूर्वा, व्यापारिक का इस डायरेक्शन में, इक्वेटर के डायरेक्शन में, और पूर्वा का इक्वेटर के डायरेक्शन में, और पछुआ का इससे उल्टा रहेगा। आप एक बार पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए फास्ट थोड़ा करवा रहा हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिए व्यापारी का इक्वेटर की तरफ, पूर्वा का इक्वेटर की तरफ, और पछुआ का बस इससे उल्टी दिशा में रहेगा। मे भी आपको याद हो गया होगा। आप देखिए पवन पढ़ लेते हैं। पवन 3 प्रकार के, समांगी, मौसमी, स्थलीय। समांगी में व्यापारिक, पछुआ पूर्वा हम लोग ने अभी पढ़ा था। मौसमी में मानसून और समीर होता है। स्थलीय में गर्म या ठंडा आता है, मतलब स्थल पर कैसे कैसे चलते हैं। देखिए समीर क्या होता है? मंद, देखिए समीर क्या होता है? मंद गति से चलने वाली वायु। वायु क्या होता है? आपके, आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर हवा उवा नहीं चल रहा है, फैन उन ऑफ है, आप जिसे सांस ले रहे हो वायु होता है। और जब वही धीरे धीरे चलने लगता है तो समीर होता है। देखिए सागरी समीर क्या होता है? सागर से स्थल, सागर से स्थल में जो समीर जाती है सागरी समीर होता है। स्थलीय समीर स्थल से सागर में जाएगा। पर्वतीय समीर पर्वत से चोटी, घाटी समीर घाटी से पर्वत, सिंपल है। सागर से स्थल, स्थल स्थल से सागर। पर्वतीय पर्वत से घाटी, घाटी घाटी से पर्वत। देखिए और ये चारों में ऊंचा कौन कौन होता है? स्थल ऊंचा होता है और पर्वत ऊंचा होता है, घाटी नीचे होगा, सागर भी नीचे होगा। तो जो जो ऊंचा है वहाँ पर रात में बहेगा, ये ट्रिक है। ऐसे ही देखिए पर्वत और स्थल ऊपर रहता है, इसलिए यहाँ पर रात में हवाएं चलती हैं। क्या? रात में। स्थल से सागर कब होगा? रात में चलेगी हवाएं। पर्वत से घाटी रात में, स्थल से सागर रात में, पर्वत से घाटी रात में। समीर क्या होता है? मंद गति चलने वाली वायु। सागरी समीर सागर से स्थल दिन में। स्थलीय समीर स्थल से सागर। इसको आप देखिए, इसको ट्रिक से याद रखना है तो आप भूल जाइएगा। पर्वतीय समीर पर्वत से घाटी, और घाटी समीर घाटी से पर्वत। अब देखिए आपको याद करना है कि देखिए ऊंचा कौन है? तो एक स्थल ऊंचा रहता है, एक पर्वत ऊपर रहता है। मतलब जो ऊंचा है उसमें रात में वहाँ पर हवाएं चलेगी, ऊंचा की जगह पर रात में हवाएं। जब ऊंचा रात में, तो जो नीचा सागर और घाटी दिन में, दिन में याद कर लीजिएगा। स्थानीय पवन क्या होता है? तो ये किसी विशेष स्थान पर चलती है। स्थानीय पवन किसी विशेष स्थान पर चलती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ हवाओं के नाम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि लू, उत्तर भारत में क्या चलता है? लू चलता है। पंजाब, बंगाल में चलता है काल वैसाखी। काल बंगाल, काल बंगाल, काल बंगाल, काल से याद कीजिए, काल बंगाल, काल बंगाल, काल बंगाल। तो काल वैसाखी कहाँ चलता है? बंगाल में। पंजाब में धूल भरी आंधी।
आंधी कहाँ चलता है? पंजाब में। धूल भरी आंधी पंजाब, धूल भरी आंधी पंजाब। धूल भरी आंधी कहाँ चलता है? पंजाब में। चेरी ब्लॉसम कर्नाटका, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका, आंत वर्षा कर्नाटका। पहले भारत का हम लोग याद कर लेते हैं, तब वो याद करेंगे। देखिए उत्तर भारत में क्या चलेगा? लू। आंख बंद कीजिएगा। उत्तर भारत में लू, उत्तर भारत में क्या चलेगा? लू, उत्तर भारत में लू, उत्तर भारत में लू चलेगा। काल वैशाखी बंगाल में, काल वैशाखी कहाँ चलेगा? बंगाल। काल वैशाखी बंगाल। पंजाब में आंख बंद करके धूल भरी आंधी कर्नाटका, और कर्नाटका दोनों में चेरी ब्लॉसम आंत वर्षा, आंत वर्षा चेरी ब्लॉसम कर्नाटका। काल, काल से याद कीजिएगा बंगाल, काल से बंगाल, तो काल वैशाखी बंगाल में। उत्तर भारत में लू, ये तो आपको पता होगा। धूली भरी आंधी, धूली भरी आंधी पंजाब में। धूल भरी आंधी कहाँ? पंजाब में। धूल भरी आंधी पंजाब में। बंगाल, गाल काल, गाल काल, बंगाल में काल वैशाखी। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और आंत वर्षा, चेरी ब्लॉसम और आंत वर्षा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए विदेशों की याद करते हैं। चिनूक यूएसए में। देखिए आपको एक कम से कम लगातार 2 से 3 दिन आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी याद होगा। चिनूक यूएसए में। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको चांस है कि आपको 90% आपको यहीं पर याद हो जाएगा। यूएसए चिनूक, चिनूक में कौन सा चलता, यूएसए में कौन चलता है? चिनूक, यूएसए में चिनूक। स्विट्जरलैंड फ़ॉन, स्विट्जरलैंड फ़ॉन, स्विट्जरलैंड फ़ॉन, स्विट्जरलैंड फ़ॉन, स्विट्जरलैंड फ़ॉन कहाँ चलता है? स्विट्जरलैंड फ़ॉन, स्विट्जरलैंड। गिनी हॉर्मेंट कहाँ? हॉर्मेंट गिनी, गिनी में कौन सा चलता है? हॉर्मेंट, गिनी में हॉर्मेंट। और इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, बिकॉज वहाँ ये वहाँ पर जाता है, तो वहाँ ये एक्चुअली गिनी जो है ना वो पड़ता है शायद साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका, अफ्रीका महादेश में ये गिनी पड़ता है। ये देश है, ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है। और ये वहाँ पर हवा जब जाता है ना तो वहाँ मतलब बहुत से शायद बीमारियों को ठीक करता है, शायद मुझे जहाँ तक याद है, इसलिए इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। देखिए यूएसए में कौन? चिनूक चल रहा है। स्विट्जरलैंड में फ़ॉन, स्विट्जरलैंड में फ़ॉन, स्विट्जरलैंड में फ़ॉन, स्विट्जरलैंड में फ़ॉन। गिनी हॉर्मेंट, हॉर्मेंट गिनी। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको देश याद होने चाहिए, बिकॉज आपको देश याद होगा ना तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको एक बार पूरा देश याद होने चाहिए। यूएसए में चिनूक चलता है, फ़ॉन स्विट्जरलैंड, हॉर्मेंट गिनी, गिनी में हॉर्मेंट चलेगा। स्विट्जरलैंड में कौन चलेगा? फ़ॉन। आँख बंद कीजिएगा। यूएसए में चिनूक। देखिए गिनी में कौन चलेगा? हॉर्मेंट। स्विट्जरलैंड में फ़ॉन, यूएसए में चिनूक। गिनी में हॉर्मेंट, यूएसए में चिनूक, स्विट्जरलैंड में फ़ॉन। डॉक्टर विंड, हॉर्मेंट को डॉक्टर विंड कहा जाता है, हॉर्मेंट को डॉक्टर विंड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब चलिए इन तीनों को याद करते हैं। देखिए इटली में सिरोको, इटली में कौन सा चलेगा विंड? सिरोको, इटली में सिरोको, इटली में सिरोको। इराक में श्यामबुल, इराक में श्यामल, इराक में श्यामल, इराक में श्यामल। और अरब में शिमुम, अरब में शिमुम। देखिए इटली में सिरोको, इटली में सिरोको, इराक में श्यामल, अरब में शिमुम। इटली में सिरोको, इराक में श्यामल, अरब में शिमुम। इटली में सिरोको, इराक में श्यामल, अरब में शिमुम। फिर से एक बार, इटली में कौन सा चलेगा? सिरोको, अरब में शिमुम, इराक में श्यामल। आंख बंद करके बोलिएगा। चलिए सिरोको कहाँ चलेगा? इटली में। श्यामल कहाँ चलेगा? इराक में। और शिमुम कहाँ चलेगा? अरब में। शिमुम अरब में, सिरोको इटली में, और इराक में चलता है श्यामल। एक बार फिर से, यूएसए में चिनूक। फ़ॉन कहाँ चलेगा? स्विट्ज़रलैंड, फ़ॉन स्विट्ज़रलैंड। इटली में सिरोको, अरब में कौन सा चलेगा? शिमुम, और इराक में कौन सा चलेगा? श्यामल। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में चलता है ब्रिक फील्डर, इसका ट्रिक है बी ए नाना, बी ए नाना, बी ए नाना। जैसे ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलेगा, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। और बिलजर्ट कहाँ चलता है? साइबेरिया में चलता है, रूस में। साइबेरिया, साइबेरिया रूस को ही का, रूस का एक हिस्सा है। विलजर्ट कहाँ चलता है? रूस साइबेरिया में। कहाँ? विलजर्ट रूस साइबेरिया में। विलजर्ट कहाँ चलता है? रूस साइबेरिया में। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए उत्तर भारत में चलेगा आपका लू, बंगाल में चलेगा काल वैशाखी, पंजाब में धूल भरी आंधी, कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम और आंत वर्षा, कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम और आंत वर्षा। यूएसए में चिनूक चलता है, इराक में चलेगा श्यामल, अरब में चलेगा शिमुम, डॉक्टर गिनी को कहा जाता है।
ये हरमेंट चलता है गिनी में, गिनी देश का नाम है। स्विट्जरलैंड में फ़ोन चलेगा। सिरोको इटली, सिरोको सिरोको इटली में कौन चलेगा? सिरोको। ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक फील्डर। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर। और ठीक है, ठंडा स्थानीय पवन शीतलहर उत्तर भारत में चलता है। उत्तर भारत में ठंडा स्थानीय पवन शीतलहर चलता है। चलिए आगे चलते हैं। चक्रवात, इसके केंद्र में निम्न दाब तथा वायु बाहर से अंदर आती है। देखिए जैसे चक्रवात क्या होता है, इसका जो केंद्र रहता है वहाँ पर प्रेशर बहुत कम रहेगा। तो इधर से भी हवा आएगा, इधर से भी हवा आएगा, इधर से भी हवा आएगा, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा आएगा। और ये कुल मिलाकर ऐसे 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 त्रिभुज वी आकार का शेप ले जाता है। देखिए ऐसा रहता है करीब ऐसे 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 ये वी आकार का शेप लेता है। क्या इसके केंद्र में निम्न दाब होता है तथा वायु बाहर से अंदर आती है। शीतोष्ण चक्रवात अधिघातक होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात अधिघातक होते हैं। चक्रवात का आकार भी होता है या अंडा का आकार का होता है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। उत्तरी मतलब नॉर्थ में। पृथ्वी है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका ट्रिक है सिंपल। नॉर्थ में होगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ में होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऐसे घुमा दीजिए तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। और साउथ में होता है क्लॉकवाइज। साउथ में चलेगा क्लॉकवाइज, नॉर्थ में चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। साउथ में चलेगा क्लॉकवाइज, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात को टी स्केल द्वारा नापते हैं। क्या? चक्रवात को टी स्केल द्वारा मापते हैं। क्वेश्चन पूछ जाए कभी, चक्रवात को किससे नापा जाता है? चक्रवात को टी स्केल द्वारा नापा जाता है। और अब देखिए कुछ फेमस चक्रवात है, जैसे यूएसए का टोर्नेडो सबसे खतरनाक चक्रवात होता है। यूएसए का टोर्नेडो है, सबसे खतरनाक होता है। बंगाल की खाड़ी, अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे साइक्लोन आया है बंगाल में, तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन होता है। बांग्लादेश में ये नीलम है। चीन सागर टाइफून, टाइफून में क्या है? चीन सागर है। ऑस्ट्रेलिया में है विली विली, ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर में उठने वाला कौन है? विली विली, ऑस्ट्रेलिया में विली विली। और कैरेबियन सागर में हरिकेन आता है। कैरेबियन सागर में हरिकेन, एक्चुअली ये सब साइक्लोन ही है और चक्रवात ही हैं कुल भाषा में कहें, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। यूएसए में टोर्नेडो, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन, बांग्लादेश में नीलम, चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली और कैरेबियन सागर में हरिकेन। कैरेबियन सागर में हरिकेन। प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात इसके केंद्र में उच्च दाब होता है। यह खतरनाक नहीं होता है। प्रति चक्रवात उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है और इसमें थोड़ा अपोजिट होता है। इसमें बीच में प्रेशर हाई होगा। जब प्रेशर हाई होगा तो ये का हवा को निकालेगा, यहाँ से हवा को चाहेगा कि भेज दे, तो ये करीब इस मतलब दोनों में अंतर यही है। प्रति चक्रवात में इसका केंद्र में उच्च दाब होता है। यह खतरनाक नहीं होता है, यह उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। और इसका जो दिशा है वो उल्टा होगा उसका। देखिए उसमें क्या होता है, नॉर्थ में होता था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसका उल्टा होगा। देखिए आप इसको याद ही नहीं कीजिएगा, इसको याद नहीं कीजिए थोड़ी, आप बस उसको याद कीजिए। और ये जस्ट उसका उल्टा होगा। प्रति चक्रवात उस चक्रवात का उल्टा होता है प्रति चक्रवात। चलिए आगे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए चक्रवात इसके केंद्र में निम्न दाब होता है तथा वायु बाहर से अंदर आती है। शीतोष्ण चक्रवात अधिघातक होते हैं। चक्रवात का आकार भी होता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। चक्रवात को टी स्केल द्वारा मापते हैं। यूएसए सबसे खतरनाक टोर्नेडो, बंगाल की खाड़ी का साइक्लोन, बांग्लादेश का नीलम, चीन सागर का टाइफून, ऑस्ट्रेलिया का विली विली और कैरेबियन सागर का हरिकेन। प्रति चक्रवात इसके जस्ट उल्टा है। उसमें दाब अंदर ज़्यादा होता था, यहाँ पर उसमें अंदर दाब कम होता था, प्रेशर कम होता था। इसके केंद्र में ही दाब उच्च होता है। या एक खतरनाक नहीं होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता था। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल उसके उल्टा। अब आते हैं आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी पर। वायु को नमी को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वायु में मतलब कितना पानी का मात्रा है वायु के अंदर, उसी को आर्द्रता कहते हैं। संतृप्त वायु सैचुरेटेड एयर कहते हैं। वैसी वायु जिसमें 100% आर्द्रता हो, मतलब एक तरह से भीगा हुआ पानी, गैस का मॉलिक्यूल्स, मतलब एक वैसा वायु जिसमें 100% आर्द्रता, उसे संतृप्त वायु कहते हैं। नमी मतलब 100% नमी अगर वायु में आ जाए तो वैसी वायु को संतृप्त वायु सैचुरेटेड एयर कहते हैं। उष्णांक ड्यू पॉइंट इंग्लिश में होता है। उष्णांक वह ताप जिस पर वायु संतृप्त हो जाए, जो वह ताप जिस पर वायु संतृप्त हो जाए, एक ऐसा तापमान जिस पर जो वायु है वो मतलब सैचुरेटेड एयर बन जाए, वैसा तापमान पर, उसी तापमान को हम लोग कहेंगे ड्यू पॉइंट, उष्णांक कहेंगे। जल उष्णांक हिमांक से कम होता है तो पाला तथा हिमताप होता है।
देखिए, अगर जो पानी है उसका जो उष्णांक, उसका जो ड्यू पॉइंट है वो 0 डिग्री से कम हुआ, जैसे कि ये 0 डिग्री आपको स्पाई कर रहा है। अगर पानी का उष्णांक उष्णांक मतलब ड्यू पॉइंट मतलब पानी का उष्णांक इससे कम हुआ तो क्या बनेगा, पाला होगा या हिमताप होगा। अगर पानी का उष्णांक इससे अधिक हुआ, पानी का उष्णांक अगर 0 डिग्री से अधिक हुआ तो कुहासा या कोहरा बादल बनते हैं। क्या बनता है, अगर इससे अधिक हुआ पानी का उष्णांक तो कुहासा बनेगा और कोहरा बादल बनता है। पानी का उष्णांक जब 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। 0 डिग्री एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है 0 डिग्री? फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको कि हिमांक कहते हैं। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से कम हुआ तो क्या बनेगा आपका, पाला होता है या हिमताप होता है। अगर 0 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो कोहरा या कुहासा बनता है। देखिए, कुहासा अधिक खतरनाक होता है। क्या? कुहासा अधिक खतरनाक होता है। कुहासा अधिक खतरनाक होता है। देखिए, संघनन, जलवाष्प का जल में बदलाना संघनन कहलाता है। क्या? अगर जो वाटर वेपर है अगर वो वाटर में चेंज हो जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। इसी मेथड से बादल का फॉर्मेशन होता है। जब संघनन धरातल के, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। जब संघनन धरातल के समीप होता है तो उसे ओस कहते हैं। मतलब जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो हमारे पृथ्वी पर ही हो, मतलब पृथ्वी पर ही हो कंडेंसेशन का प्रोसेस, तो ओस ओस होता है, ओस बन जाता है। आप पत्ता पर देख लेंगे अक्सर ओस रहता है। जब संघनन ऊंचाई पर होता है तो उससे बादल का फॉर्मेशन होता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कंडेंसेशन के माध्यम से बादल का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बादल के बारे में कुछ पॉइंट्स। बादल जो होता है वो धरातल से 6 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। मतलब ये पृथ्वी का सरफेस है तो बादल इसे 6 किलोमीटर ऊपर पाया जाएगा। बादल बादल धरातल से 6 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। वर्षा स्तरीय बादल से धीमी धीमी वर्षा होती है। इसको याद कीजिएगा। कपासी वर्षा से सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। देखिए, कपासी वर्षा बादल से सबसे अधिक वर्षा होती है। और वर्षा स्तरीय बादल से वर्षा जो होती है धीमी धीमी होती है। एक्चुअली बादल का 3 लेयर होता है। आप अगर पढ़े होंगे ऊपर तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें नहीं, इससे बारिश नहीं होता है, इससे भी बारिश नहीं होता है। बारिश सिर्फ इसी में होता है। इसी में लेयर में जो 3 प्रकार का जो बादल रहता है इसी के में बारिश होता है। तो इसी में होता है कपासी वर्षा जो है, कपासी वर्षा बादल जो है वो इसी में पाया जाता है और इसी से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जो वर्षा स्तरीय बादल है, वर्षा स्तरीय बादल होता है उससे धीमा धीमा वर्षा होता है। इसको याद कीजिएगा। देखिए आगे चलते हैं। वर्षा की बूंदों को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। वर्षा की बूंदों को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा की बूंदों को प्रिसिपिटेशन। इसको याद कीजिएगा, शायद ये 2022 के एग्जाम में पूछा है, इंडिया के एग्जाम में। वर्षा की बूंदों को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा मानसीनराम मेघालय में होती है। सबसे अधिक वर्षा 1200 सेंटीमीटर होता है। कितना? 1200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है मेघालय मासीराम में। और सबसे कम वर्षा लेह में होता है। कहाँ? लेह में। देखिए, वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है वो किसी कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। सरफेस टेंशन इंग्लिश में कहते हैं। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। वर्षा की गति रेन वर्षा की गति रेन गेज से मापी जाती है। मतलब वर्षा के कितना गति है, कितना फास्ट हो रहा है, रेन गेज से नापी जाती है। याद कीजिएगा एक बार फिर से। बादल धरातल से 6 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। वर्षा स्तरीय बादल से कम धीमे धीमे वर्षा होता है। कपासी वर्षा बादल से सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षा की बूंदों को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। वर्षा की बूंदों को प्रिसिपिटेशन करते हैं। सर्वाधिक वर्षा मासीराम मेघालय में होता है। सबसे कम लेह में होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। और वर्षा की गति रेनगेज से नापी जाती है। चलिए ज्वार भाटा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मैं फिगर आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा भाई लोग। देखिए ज्वार क्या होता है? समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। और समुद्री जल का पीछे हटना भाटा कहलाता है। जैसे कि समुद्री जब उठा तो भाटा हुआ, जब ज्वार पीछे की तरफ आता है तो उसी को भाटा कहते हैं। सॉरी मैंने शायद गलती बोल दिया। देखिए ज्वार क्या होता है? समुद्री जल का ऊपर उठना। समुद्री जल जब ऊपर उठता है तो ज्वार होता है। और जब ज्वार पीछे आने लगता है तो इसी को हम लोग भाटा कहते हैं। टाइड एंड यू, इंग्लिश में टाइड एंड यू कहते हैं। चलिए ज्वार भाटा आने के कारण क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन गति और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ज्वार आता है, पृथ्वी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण। और जो ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है। और पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसके कारण भी ज्वार आता है। चलिए आगे चलते हैं। 24 घंटा में 2 बार बृहद ज्वार आता है। 24 घंटा में 2 बार, मतलब एक दिन में 2 बार बृहद ज्वार भाटा आता है।
बृहद ज्वार के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी में होते हैं। क्या? बृहद ज्वार के समय पृथ्वी, तीनों एक लाइन में रहेंगे। जब बड़ा वाला ज्वार आता है तो उसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी में होते हैं। अर्थात बृहद ज्वार अमावस या पूर्णिमा को आते हैं। क्या? बृहद ज्वार अमावस को या पूर्णिमा को ही आता है। देखिए, ज्वार भाटा से लाभ क्या होता है? मत्स्य पालन, बिजली उत्पादन हो किया जाता है, और जहाज़ों में आने जाने की सुविधा, मतलब इससे लाभ होता है ज्वार भाटा से। मतलब जहाज़ों को, अगर जैसे कोई हमारा जहाज़ बैंक किनारे पर रखा हुआ है, तब ज्वार आता है, जब पीछे की तरफ जाता है ना, तो ये जहाज़ को भी लेकर चला जाता है। तो इससे हमें सुविधा होता है, नहीं तो इसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। मत्स्य को भी इससे फ़ायदा होता है, बिजली उत्पादन भी इससे होता है। चलिए एक बार इसको फिगर को समझ लेते हैं। देखिए, ये है लघु ज्वार भाटा, शायद फिगर क्लियर नहीं है उतना। ये सूर्य है, और ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। देखिए, तो ये तीनों जब 90 डिग्री पर आता है ना, आपस में 90 डिग्री पर है। देखिए 90 डिग्री पर है, जब 90 डिग्री पर आता है तो लघु ज्वार भाटा रहता है, और 180 डिग्री पर रहता है तो ये बृहद ज्वार भाटा है। देखिए, ये आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बड़ा वाला ज्वार भाटा होता है। बड़ा वाला ज्वार भाटा, ये बृहद ज्वार भाटा, जब तीनों एक लाइन, एक सीधे में रहेंगे, तो ये बृहद वाला ज्वार भाटा होता है। चलिए जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी पर 71% जल है। समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी पर जल कितना है? 71% पृथ्वी पर जल है। कितना है पृथ्वी पर जल? 71%। समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। 6 फीट में कितना फैदम? एक फैदम। और एक समुद्री मील, जिसको कि समुद्री मील नॉटिकल माइल्स जिसको कि कहते हैं इंग्लिश में, 1.852 के बराबर होता है। समुद्री मील 1.852 के बराबर होता है। एक फैदम में 6 फीट होता है। एक फैदम में कितना होता है? 6 फीट। एक फैदम में 6 फीट, और समुद्री मील 1.852 किलोमीटर, एक फैदम में 6 फीट। देखिए, अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक मैग्नेटेड कौन सा है? अटलांटिक महासागर। सर्वाधिक मैग्नेटेड अटलांटिक महासागर। और ये इस आकार की है, आपको पता होगा इस आकार की है ये। यहाँ पर हमारा यूरोप पड़ता है, एशिया पड़ता है, और यहाँ पर अफ्रीका पड़ता है, यहाँ पर यूरोप पड़ता है, और यहीं पर है हमारा अटलांटिक महासागर। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये इस आकार का ऐसा बनाता है कौन? अटलांटिक महासागर। इस आकार की महासागर अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ी कटक भी इसी में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी कटक अटलांटिक महासागर में है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो कि त्रिभुजाकार का है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर त्रिभुजा आकार का है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर त्रिभुजा आकार का है। छिपा महासागर किसको कहते हैं? आर्कटिक, जो सबसे ऊपर रहता है, आपको मैप में भी वो दिखाई नहीं देता है, उसी को छिपा महासागर कहते हैं। छिपा महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं। इसे सफ़ेद महासागर भी कहते हैं, याद कीजिएगा। छिपा हुआ महासागर आर्कटिक क्योंकि दिखाई नहीं देता है, इसे सफ़ेद महासागर भी कहते हैं। और 3 महासागर को छूने वाला कौन सा है? दक्षिणी महासागर, जो कि नीचे की साइड में पड़ता है, और ये तीनों कुछ होता है। जो दक्षिणी महासागर है वो नीचे की साइड में पड़ता है, तो यहाँ से आपका प्रशांत महासागर को टच करता है, यहाँ से अटलांटिक, और बीच में जो हिंद महासागर है, मतलब तीनों को टच करता है। कौन? अर्ध महा दक्षिणी महासागर, 3 महासागर को छूने वाला दक्षिणी महासागर, सफ़ेद महासागर, आर्कटिक महासागर, छिपा महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ी कटक किस में पाई जाती है? तो भाई अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी कटक पाई जाती है। और अर्ध महासागर, या अर्ध महासागर, हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है, बिकॉज ये पूरा नहीं है, हिंद महासागर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सारगैसो सागर बिना तट वाला सागर है। तो सारगैसो सागर एक कैरेबियन सागर के आसपास पड़ता है। तो सारगैसो सागर है वो बिना तट रेखा वाला सागर है, अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बिना तट रेखा वाला सागर कौन सा है? सारगैसो सागर। बिना तट रेखा वाला सागर सारगैसो सागर, याद कीजिएगा, सारगैसो सागर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बता दे रहे हैं, ये पृथ्वी का सरफेस है, और ये है आपका, देखिए जब छोटा सा
कम ढाला होता है उसे मैग्नेटाइट कहते हैं। जब ढाल कम होता है मैग्नेटाइट। अब ढाल जब एक खड़ी ढाल हो जाए ना तो उसी को मग्न ढाल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप फिगर खुद देखिएगा, फिगर देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो कम है ये तट की तरह दिखाई भी दे रहा है तो मग्न तट। जब ढाल आ गया तो मग्न ढाल। जब समुद्र के अंदर मैदान रहता है तो मैदान कहते हैं। ये श्रेणी कहलाता है, ये गर्त कहलाता है। गर्त कहलाता है सबसे, मेरियाना ट्रंच आपको इंग्लिश में ट्रेंच कहलाता है, ये गर्त कहलाता है। ये एक आपकी कहलाती है कटक। ये क्या क्या कहलाती है? कटक, कटक, कटक। और जो ये पार्ट है सबसे ऊंचा वाला पार्ट, ये चोटी आपकी कहलाने लगती है, चोटी। तो ये सबसे निचला वाला हिस्सा गर्त, सबसे ऊपर वाला हिस्सा चोटी, याद कीजिएगा। मैग्नेटाइट, मग्न ढाल, ये मैदान, ये श्रेणी, ये कटक, ये चोटी। चलिए आगे चलते हैं जलप्रपात के बारे में। देखिए आपको याद करना है कौन जलप्रपात कहाँ, ज़्यादा नहीं। देखिए एंजिल जलप्रपात कोरोना नदी पर है। एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कोरोना। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी के पास? कोरोना नदी के पास। कोरोना नदी के पास एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में पड़ता है। वेनेजुएला में पड़ता है, वेनेजुएला में पड़ता है। देखिए फिर आता है कनाडा। कनाडा, कनाडा में कौन सा पड़ता है? नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? यूएसए और कनाडा के ये बॉर्डर पर पड़ता है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ता है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। कौन सा नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। विक्टोरिया जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया कहाँ है? जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया कहाँ है? जाम्बेजी नदी। अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात एजी जलप्रपात यूएसए कनाडा में। कौन सा जलप्रपात है? सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात। और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी के पास अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में मिलने को देखता है। विक्टोरिया जाम्बेजी नदी अफ्रीका में पाया जाता है। नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी यूएसए कनाडा। एंजिल कोरोना और वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक्चुअली मुझे डाउट है ये अफ्रीका महादेश में तो पाया ही जाएगा, पर साउथ अफ्रीका देश में पाया जाएगा, इसका थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। विक्टोरिया झील है, याद कीजिएगा। जाम्बेजी नदी अफ्रीका महादेश में तो पाया ही जाएगा, ये तो फाइनल है। विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर पाया जाता है अफ्रीका महादेश में। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं बता दूंगा आपको बाद में। देखिए झील, बैकाल झील सबसे गहरा झील। सबसे गहरा झील कौन है? बैकाल झील। सबसे गहरा झील बैकाल झील। फाइव फ्लावर का झील चीन में पाया जाता है। फाइव फ्लावर का झील चीन में। सबसे गहरा झील बैकाल झील कहाँ है? रूस में। सबसे गहरा झील कौन है? बैकाल झील। कहाँ पाया जाता है? रूस में। सबसे गहरा झील बैकाल झील कहाँ है? रूस में। देखिए बैकाल झील सबसे गहरा झील रूस में। फाइव फ्लावर झील चीन में। फाइव फ्लावर झील चीन में। वान झील कहाँ पाया जाता है? तुर्की में है। वान झील तुर्की में है। सबसे खारा झील, याद कीजिएगा, सबसे खारा झील वान झील कहाँ पर है? तुर्की में। सबसे गहराई पर झील कौन है? सबसे गहराई पर मतलब पहले से ही सबसे गहराई पर झील है मृत सागर, डेड सागर। डेड सागर एक्चुअली ये झील है, लेकिन डेड सागर कहा जाता है, मृत सागर कहा जाता है। याद कीजिएगा इजराइल में। कहाँ है? इजराइल में। बिना जीव का, वहाँ पर कोई जीव नहीं पाया जाता है, बिकॉज उसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर सब कोई तैरने लगता है। जब मछली तैरने लगता है तो पानी के ऊपर तैरने लगता है, जिस कारण वो सांस नहीं ले पाता और उसका वो मर जाता है। मतलब वहाँ पर बिना जीव का है। सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और सबसे ज़्यादा गहराई पर है। कौन? मृत सागर इजराइल में। सबसे खारा वान झील तुर्की का। फाइव फ्लावर चीन में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अफ्रीका का सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन है? विक्टोरिया झील। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन है? विक्टोरिया झील। टिटिका का पेरू बोलीविया में पड़ता है। टिटिका का सबसे ऊंचा झील। सबसे ऊंचा झील कौन सा है? टिटिका का सबसे ऊंचा झील टिटिका का पेरू बोलीविया में पड़ता है। क्या? पेरू बोलीविया। एक्चुअली ये पेरू जो बोलीविया है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है आपका। पेरू बोलीविया कहाँ पड़ेगा? साउथ अमेरिका महादेश में पड़ता है। एंड टिटिका का वहाँ का झील है जो सबसे ऊंचा झील है। ग्रेट साल्ट आपको यूएसए में मिलेगा। ग्रेट साल्ट यूएसए में, ग्रेट साल्ट यूएसए में। और विनेपिक प्लस वियर कनाडा में। विनेपिक प्लस वियर कनाडा में। मिशिगन भी यूएसए में है। ग्रेट साल्ट यूएसए में है। मिशिगन कहाँ है? ग्रेट साल्ट यूएसए में। शायद ग्रेट लेक होता है।
एक मिनट, चलिए चलते हैं। देखिए विनिपेग प्लस वियर कनाडा में है, मिशिगन यूएसए में। यूएसए में कौन सा है? मिशिगन। यूएसए में कौन सा है? मिशिगन। कनाडा में कौन सा है? देखिए होम्स, जो अमेरिका में जो 5 बड़े झील हैं उनका उनका एक ट्रिक है होम्स। होम्स में आता है ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। क्या? एन से ह्यूरॉन, ओ से ऑन्टेरियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी, एस से सुपीरियर। और इसमें सबसे जो मीठे पानी का बड़ा झील है वो सुपीरियर है, और जो पूरी तरह से यूएसए में है, मतलब अमेरिका में है, वो पड़ता है मिशिगन झील। कौन पड़ता है? मिशिगन। कौन कौन सा है? ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। ये है यूएसए में। बीच वाला जो मिशिगन होता है वो यूएसए में पड़ता है। और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सुपीरियर झील। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे गहरा झील, आंख बंद कीजिएगा, बैकाल झील। चीन में कौन सा झील पड़ता है? फाइव फ्लावर। फाइव फ्लावर कहाँ पड़ता है? चीन में। सबसे खारा झील कौन सा है? वान झील। सबसे खारा झील वान झील। सबसे गहराई पर पहले से बना हुआ झील कौन सा है? तो डेड सागर है। सब वहाँ बिना जीव का झील, बिना जीव का कौन सा है? मृत सागर। और सर्वाधिक घनत्व किसका है? वो भी है मृत सागर का, डेड सागर का। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है भाई? विक्टोरिया झील। सबसे ऊंचा झील कौन सा है? टिटिका का, जो कि पेरू बोलिविया पे पड़ता है। यूएसए का बताइए, तो इसका बहुत सारा हो जाएगा। ग्रेट साल्ट हो जाएगा, मिशिगन हो जाएगा। विनिपेग प्लस वियर कहाँ है? कनाडा में। विनिपेग प्लस वियर कनाडा का झील है। एक ट्रिक से याद कीजिए, होम्स का क्या था? ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। सुपीरियर मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। चलिए आगे चलते हैं। नहर, देखिए नहर पढ़ लेते हैं। देखिए पनामा नहर जो है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। पनामा पनामा नहर किसको अलग करता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। और यहाँ पर लॉक सिस्टम, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर लॉक सिस्टम होता है। क्या? पनामा नहर किसको अलग करता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को अलग करता है, और यहाँ पर लॉक सिस्टम है। देखिए कील नहर, सबसे व्यस्त नहर कौन सी नहर है? कील नहर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। ये किसको किसको डिवाइड करता है? तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को। मे भी आप मैप आप निकाल के रखिए, आप उत्तर सागर वहाँ पर देखिएगा, बाल्टिक सागर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कील नहर का कहाँ लोकेशन हो सकता है। बिकॉज आप लोग ट्राई नहीं करते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको मैप नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो। तो ये कील नहर सबसे व्यस्त नहर है। कहाँ पर है भाई? तो उत्तर सागर आपको याद होगा, ऊपर साइड में पड़ता है। बाल्टिक सागर, इन दोनों को अलग कौन करता है? कील नहर। देखिए स्वेज नहर, सबसे निर्मित, मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? मतलब मानव का निर्मित है और वो व्यस्त, सबसे ज़्यादा व्यस्त है स्वेज नहर। किसको किसको अलग करता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर अलग करता है। और जो इसका नॉर्थ साइड वाला पोर्ट है उसको पोर्ट सैयद कहते हैं। पोर्ट सैयद, पोर्ट सैयद। नॉर्थ साइड वाला पोर्ट है उसको पोर्ट सैयद। और साउथ वाला जो पोर्ट होता है, नॉर्थ मतलब देखिए बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये कोई ऐसा ऐसा है रेड सागर, तो इसका जो ये वाला पोर्ट रहता है उसको सैयद कहा जाता है, और नीचे वाला पोर्ट को पोर्ट स्वेज कहा जाता है। पनामा नहर में क्या है? लॉक सिस्टम है। और ये किसको किसको अलग करता है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। देखिए उत्तर और बाल्टिक, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को कौन सा अलग करता है? तो कील नहर। ये सबसे व्यस्त नहर है, सबसे व्यस्त नहर है, और यह स्वयं से मतलब बना हुआ है कील नहर। अब स्वेज नहर क्या है भाई? तो मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर है स्वेज नहर। ये किसको किसको अलग करता है? तो एक तरफ से लाल सागर रहता है और दूसरी तरफ से भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी को ये अलग करता है। और इसका साउथ वाला नॉर्थ वाला पोर्ट पोर्ट सैयद कहलाता है। देखिए करा नहर कहाँ पर है? थाईलैंड में। करा नहर कहाँ पर है? थाईलैंड में। करा नहर ये थाईलैंड में, ये नया मतलब नहर है, जिसको अभी मतलब ये फिलहाल में भी चल रहा होगा इस पर काम। करा नहर कहाँ है? थाईलैंड में। देखिए स्थल संधि क्या होता है और जल संधि क्या होता है? स्थल संधि दो स्थल को जोड़ता है और जल संधि दो सागर को जोड़ता है। क्या? स्थल संधि दो स्थलों को जोड़ता है और जल संधि दो सागरों को जोड़ता है। देखिए भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला कौन सा है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पाक जल संधि।
देखिए मलेशिया और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? मलक्का जल संधि, ये जोड़ता है मलेशिया और इंडोनेशिया को। मलक्का जल संधि। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि, मलेशिया और इंडोनेशिया को मलक्का जल संधि, और न्यूजीलैंड में कुक जल संधि। न्यूजीलैंड में कुक जल संधि। आप मैप निकाल के रखिएगा, वहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि, मलेशिया और इंडोनेशिया को मलक्का जल संधि, न्यूजीलैंड कुक जल संधि, मलेशिया इंडोनेशिया मलक्का जल संधि, मलेशिया इंडोनेशिया मलक्का जल संधि, भारत श्रीलंका पाक जल संधि। कुक जल संधि कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। मलक्का जल संधि किसको किसको डिवाइड करता है? तो मलेशिया को और इंडोनेशिया को। किसको किसको? मलेशिया को और इंडोनेशिया को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि किसको किसको डिवाइड करता है? तो जापान और दक्षिण कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया को सुशीमा। जापान और दक्षिण कोरिया को कौन डिवाइड करता है? सुशीमा। जापान और दक्षिण कोरिया को सुशीमा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि, क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कौन करता है डिवाइड? बेरिंग रेखा। कौन? बेरिंग जल संधि, बेरिंग, बेरिंग याद कीजिएगा। जापान और दक्षिण कोरिया को सुशीमा, जापान और दक्षिण कोरिया को सुशीमा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग। यूएई और ईरान को यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और ईरान को अलग करता है हारमुज की जल संधि। यूएई और ईरान को कौन करता है? हारमुज की जल संधि। कौन? हारमुज की जल संधि। और आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? बाब अलमंद देव, जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? बाब अलमंद देव। बाब अलमंद देव किसको किसको अलग करता है? एशिया को करेगा और अफ्रीका को करता है। एशिया और अफ्रीका को बाब अलमंद देव करता है। आंसुओं का द्वार इसे कहा जाता है। देखिए जापान और दक्षिण कोरिया को कौन अलग करेगा? सुशीमा। जापान और दक्षिण कोरिया को सुशीमा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बेरिंग। यूएई और ईरान को कौन करेगा? हरमुज। यूएई ईरान को कौन करेगा? हरमुज। बाब अलमंदेव किसको किसको डिवाइड करता है? एशिया और अफ्रीका को। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। वास्पोरस जल संधि किसको अलग करता है? तुर्की को। वास्पोरस जल संधि तुर्की, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। वास्पोरस जल संधि तुर्की, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। वास्पोरस जल संधि किसको किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप को। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप को, जिसे कि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आप मैप निकाल कर बैठेगा ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर। अफ्रीका और यूरोप को जिसे कि भूमध्य जिब्राल्टर अलग करता है, और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर, जिसे कि भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? वास्पोरस की जल संधि। कौन? वास्पोरस की जल संधि। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करेगा? बाब अलमंद देव। एशिया और अफ्रीका को बाब अलमंद देव। और यूएई और ईरान को कौन अलग करता है? तो हारमुज की जल संधि। कौन अलग करेगा? हारमुज की जल संधि। बाब अलमंद देव एशिया और अफ्रीका को, जिसे आंसू का द्वार कहा जाता है। वास्पोरस जल संधि एशिया और यूरोप को। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को और यूरोप को करेगा। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर को। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा है? तो डोवर जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि डोवर जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि डोवर जल संधि। और यूरोप और उत्तरी अमेरिका को कौन डिवाइड करता है? यूरोप को और उत्तरी अमेरिका को डिवाइड करता है ग्रीनलैंड। कौन डिवाइड करता है? ग्रीनलैंड की जल संधि। कौन? ग्रीनलैंड की जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि डोवर की जल संधि। अफ्रीका को और यूरोप को कौन अलग करेगा? किसको किसको? आंख बंद कीजिएगा। अफ्रीका को और यूरोप को आंख में ऐसे मतलब मन में देखिएगा कि अफ्रीका कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है, और उसके बीच में कौन सा आपको पढ़ाते समय आपको पढ़ाया गया था, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि नहीं? जिब्राल्टर जल संधि। देखिए ऐसे ही याद कीजिएगा। एशिया को माइंड में फिगर बनाइए। एशिया है, ऊपर यूरोप पड़ता है। एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप दोनों मतलब अगल बगल में है। एशिया नॉर्थ में है, सॉरी एशिया ईस्ट में है, तो जो यूरोप है वो उसके वेस्ट में है। तो ये दोनों के बीच कौन सा पड़ता था? तुर्की, और वहाँ पर वास्पोरस जल संधि। देखिए एशिया और अफ्रीका,
एशिया नीचे है, एशिया है, और अफ्रीका उसके नीचे है, वो भी कौन सा साइड में, पश्चिम साइड में, वेस्ट साइड में। तो इसको डिवाइड कौन करता था, बाब अलमन देव। हरमुज की जल संधि किसको किसको अलग करता है, यूएई को और ईरान को। किसको किसको हरमुज की जल संधि, यूएई को और ईरान को। और ग्रीनलैंड किसको किसको अलग करता है, तो यूरोप को और उत्तरी अमेरिका को, यूरोप को और उत्तरी अमेरिका को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जलधारा क्या होता है, समुद्री जल की गति को जल धारा कहते हैं। जो समुद्री जल का जो गति रहता है, मतलब जो समुद्र का जल है उसका जो मोशन रहता है, उसी को हम लोग धारा कहते हैं। धारा को इंग्लिश में करंट कहते हैं। ध्रुव से निकलने वाली धारा ठंडी होती है। जो ध्रुव से धारा निकलती है वो ठंडी होती है। विषुवत रेखा से निकलने वाली धारा गर्म होती है, और जो विषुवत रेखा से निकलती है वो गर्म होती है। जहाँ गर्म तथा ठंडी धारा मिलती है वहाँ प्लैंकटन शैवाल पाया जाता है, जिससे मत्स्य उद्योग का लाभ होता है। जहाँ ये दोनों मिलती है, जहाँ गर्म गर्म धारा और ठंडी धारा जिस स्थान पर मिलते हैं वहाँ प्लैंकटन शैवाल पाया जाता है। और प्लैंकटन शैवाल से क्या होता है फ़ायदा कि उससे मत्स्य उद्योग का लाभ मिलता है। लेकिन उसके कारण नौ चालन मतलब नाव को चलाने में, जहाज़ों को थोड़ा सा बाधा आती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ याद कर रहे थे, हिंद महासागर की धारा। देखिए तो यहाँ पर है कि एक मेन पॉइंट है कि जो भी विषुवत रेखी आपको दिखाई देगा तो गर्म याद कीजिएगा बस। जहाँ पर भी विषुवत रेखी दिखाई देगा गर्म धारा, विषुवत रेखी दिखाई देगा गर्म धारा, विषुवत रेखी दिखाई देगा गर्म धारा। तो आप तो वो याद तो नहीं करेंगे विषुवत रेखी। अब देखिए सुमेरु को, अब सुमेरु की धारा कैसी होती है, गर्म होती है। सुमेरु को गर्म होती है, और मोजाम्बिक भी गर्म होता है, मेडागास्कर भी गर्म होता है। अलगुहास की धारा कैसे गर्म धारा होता है। दक्षिणी हिंद महासागर ठंडी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी। देखिए गर्म, देखिए इसमें क्या है, गर्म में बहुत सारा। देखिए यहाँ से ये भी गर्म, 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 ये भी गर्म। तो याद कीजिए कि ठंडा कौन कौन सा है हिंद महासागर में। माइंड में फिगर बनाइएगा। देखिए मैं आपको फिगर दे दूंगा, बट आपको कभी आदत नहीं पड़ेगा अपने से पढ़ने का मैप को, इसीलिए मैं जान से नहीं लाया। मुझको थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, मैं भी चलता, लेकिन मैं नहीं ला, मेरे पास मैप भी है बट मैं नहीं लाया हूँ। बिकॉज आप लोग कभी ट्राई नहीं करते हो खुद से। मैं खुद हैंड रिटन मेरा नोट्स मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा कभी पीडीएफ में। देखिए ये क्या है, दक्षिणी हिंद महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। याद कीजिए हिंद महासागर पड़ता है तो दक्षिण के साइड हिंद महासागर का, वहाँ से जो धारा निकलती है वो ठंडी धारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड से आपको याद होगा मैप में भी आपको याद होगा करीब करीब, वो ठंडी धारा होती है। तो हिंद महासागर की धारा में दो धारा ऐसी है जो ठंडी है, दक्षिणी हिंद महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या क्या, दक्षिणी हिंद महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है वो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। क्वेश्चन पूछेगा मोजाम्बिक, याद कीजिएगा मोजाम्बिक हिंद महासागर में पड़ता है, गर्म जलधारा। मेडागास्कर हिंद महासागर में पड़ता है, गर्म जलधारा। अलगुहास की धारा गर्म होगा, याद भी होगा। दक्षिण विषुवत रेखीय, विषुवतीय आ गया तो गर्म होगा। सुमेरु ये भी गर्म होता है, सुमेरु वो भी कैसा होता है, गर्म होता है। उत्तर विषुवत रेखीय कैसा होता है, गर्म होता है। चलिए अब अटलांटिक की जलधारा देखते हैं। अटलांटिक की जलधारा देखिए, तो ये तो याद नहीं करना है विषुवत रेखीय क्योंकि गर्म होगा। अब देखिए ब्राज़ील की धारा कैसी होती है, गर्म होती है। ब्राज़ील की धारा गर्म। फॉकलैंड की धारा ठंडी। फॉकलैंड की धारा कैसी होगी, ठंडी। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी। बेंगुला की कैसे होगी, ठंडी। देखिए विषुवत रेखीय तो याद नहीं करना है बिकॉज ये तो गर्म होगा ही होगा। देखिए लेब्राडोर की धारा ठंडी। ग्रीनलैंड की धारा ठंडी। देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अटलांटिक में है वो ज़्यादातर ठंडा है। जैसे कि देखिए यहाँ से किनारी भी ठंडी, ग्रीनलैंड ठंडी, लेब्राडोर की ठंडी, बेंगुला की ठंडी, फॉकलैंड की ठंडी, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ये भी ठंडी। तो इसमें ज़्यादा ठंडी देखने को मिल रहा है। तो देखिए अब इसको रटते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए फॉकलैंड की धारा कैसी है, ठंडी। फॉकलैंड की धारा ठंडी, बेंगुला की ठंडी, लेब्राडोर की ठंडी, ग्रीनलैंड की ठंडी, लेब्राडोर की ठंडी, और किनारे की ठंडी। अब चलिए ऊपर से एक बार याद कीजिएगा। देखिए सबसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आप जाइए अभी, देखिए फॉकलैंड की धारा ऊपर से आएगी ठंडी, और इसके नॉर्थ साइड में पड़ जाएगा आपका कौन सा, किनारे की धारा आता है। तो किनारे की धारा भी कैसी है, ठंडी। फिर विषुवत रेखा के नीचे आएगा, अफ्रीका के देश के नीचे, अफ्रीका के पास, तो वहाँ पर बेंगुला की धारा आपको मिलेगा। तो बेंगुला की धारा कैसी होती है, ठंडी होती है। अब आप फिर से ऊपर जाइए, इक्वेटर के ऊपर जाइए,
इक्वेटर के ऊपर जाइए, लेब्राडोर की धारा आपको याद होगा, एक छोटा सा पार्ट से उधर से निकलता था ग्रीनलैंड के पास वाले इलाका से। तो वहाँ लेब्राडोर की धारा कैसी होती है? ठंडी। लेब्राडोर की धारा ठंडी, बेंगुला की जलधारा ठंडी, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी होगी। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, इसकी भी जलधारा कैसी होगी? ठंडी। ग्रीनलैंड की धारा ठंडी, किनारी की धारा ठंडी। अब ठंडी में याद कीजिएगा, ठंडी में अब बस बोलिएगा, देखिए ऊपर से आइए, देखिए ऊपर से आते हैं, सबसे ऊपर आएगा आपका क्या आता है ऊपर आपका? आएगा सबसे पहले लेब्राडोर आएगा, और फिर इसका नॉर्थ में जाइएगा तो किनारी आता है, लेब्राडोर किनारी। लेब्राडोर किनारी ठंडी जलधारा है। नीचे में आइएगा तो बेंगुला मिलेगा, और और नीचे में आइएगा तो फॉकलैंड मिलेगा। तो चार यहाँ पर हुए, लेब्राडोर, किनारी, फॉकलैंड, बेंगुला। लेब्राडोर, किनारी, फॉकलैंड, बेंगुला। और ऊपर ग्रीनलैंड है, वो भी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी है। ग्रीनलैंड की धारा भी कैसी है? ठंडी है। ये सब कहाँ पड़ता है? सब कोई अटलांटिक महासागर में ये सब पड़ता है। चलिए अब गर्म याद कर लेते हैं। तो गर्म में आपको ब्राज़ील की धारा गर्म है। ब्राज़ील की जलधारा कैसन है? गर्म। उत्तर विश्वत, देखिए विश्वत वाला तो गर्म रहेगा ही रहेगा। गल्फ स्ट्रीम भी कैसा होता है? गर्म होता है। गल्फ स्ट्रीम गर्म, गल्फ स्ट्रीम गर्म। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कैसा होता है? गर्म। और नॉर्वे की जलधारा कैसी होती है? गर्म। ठीक है, तो आप गर्म वाला थोड़ा याद कीजिएगा और ठंडा वाला ज़्यादा याद कीजिएगा, तो आपको मतलब बढ़िया से याद हो जाएगा। एक बार ये ठंडा वाला एक बार और देख लेते हैं। देखिए फॉकलैंड की जलधारा ठंडी, बेंगुला ठंडी, किनारी ठंडी, लेब्राडोर ठंडी, और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी, और ग्रीनलैंड भी ठंडी। मे भी आपको याद हो गया। चलिए एक बार इसको पहले रिवाइज कर लेते। देखिए देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग बस ठंडा वाला याद करना था। दक्षिणी हिंद महासागर, देखिए दक्षिणी हिंद महासागर, यहाँ पर भी दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण वाला ठंडा था, तो आप कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी रहेगा, याद हो गया। दक्षिणी हिंद महासागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी रहेगा। चलिए अब यहाँ प्रशांत महासागर में चलते हैं। देखिए अब आता है, यहाँ पर आपको याद करना है, गर्म वाला याद कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर ठंडा ज़्यादा है। देखिए तो सुसीमा की जलधारा गर्म, क्यूरोशियो की गर्म होता है। अलास्का की कैसा होता है? वो भी गर्म होता है। देखिए गर्म में तीन है। प्रशांत महासागर याद कीजिएगा दो तरफ पड़ता है। अगर ऐसे मैप में देखिएगा, सिंपल जो मैप होता है उसमें दो तरफ पड़ता है। और अगर आप कंबाइंड मैप लेते हैं, और मतलब जहाँ पर उन दोनों को शो किया होता है, तो वहाँ पर आपको ट्रायंगल आकार बनता हुआ दिखाई देगा। प्रशांत महासागर ट्रायंगुलर आकार बनाता है। देखिए तो सुसीमा की धारा कैसी है? गर्म। सुसीमा की धारा कैसी है? गर्म। क्यूरोशियो की कैसी है? गर्म। क्यूरोशियो गर्म। और अलास्का की कैसी है? तो ये गर्म। अलास्का गर्म, सुसीमा गर्म, क्यूरोशियो गर्म। कौन कौन? अलास्का गर्म, क्यूरोशियो गर्म, सुसीमा की गर्म जलधारा, ये सब है। तो जो बाकी बचेगा तो याद कीजिएगा, जो बाकी बचेगा वो कैसा हो जाए? ठंडा। ठंडा का देख लेते हैं। देखिए अच्छा, ठंडा का देख लेते हैं। ठंडा में यहाँ आता है, देखिए अंटार्कटिका, नीचे से याद कीजिए ठंडा। अंटार्कटिका ठंडा, पेरू हुम्बोल्ट ठंडा। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडा। दक्षिणी, देखिए जहाँ जहाँ दक्षिण आया था वो ठंडा आया था। आप एक ट्रिक भी बन गया ऐसे। कैलिफोर्निया की ठंडा, ओयोसीवो की ठंडा, ओयोसीवो की भी ठंडा, कैलिफोर्निया की ठंडा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडा, पेरू हम्बोल्ट ठंडा, अंटार्कटिका ठंडा। एक बार में याद नहीं होगा भाई, आपको 5-6 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ पहले ही। देखिए फिर से एक बार, गर्म धारा सुसीमा, क्यूरोशियो, अलास्का। सुसीमा, क्यूरोशियो, अलास्का। सुसीमा, क्यूरोशियो, अलास्का की गर्म धारा होती है। सब कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। और बाकी इसको छोड़ के जो भी बच रहा है वो कैसा होगा? ठंडा जलधारा होगा। कैसा? ठंडा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मृदा की परत को हॉरिजन या प्रोफाइल कहते हैं। जो मृदा का जो परत होता है उसको हॉरिजन, जैसे कि ये मिट्टी है तो इसका परत होता है, तो इसी को हम लोग हॉरिजन कहते हैं या प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजन या प्रोफाइल कहते हैं। मृदा की खाद को ह्यूमस कहते हैं। मृदा की जो खाद होता है ह्यूमस कहते हैं। सॉइल की जो खाद होता है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। सर्वाधिक ह्यूमस ओ में होता है। सर्वाधिक ह्यूमस किस चीज़ में होता है? ओ में। सर्वाधिक ह्यूमस कहाँ होता है? ओ में। सर्वाधिक ह्यूमस कहाँ होता है? ओ में होता है। मतलब सबसे जो शुरुआत का लेवल, देखिए बता दे रहा हूँ, जो सबसे फर्स्ट लेयर है इसी को ओ कहा जाता है।
फिर उसके बाद ए आता है, बी आता है, सी आता है, और फिर रॉक रॉक का लेयर आता है, मतलब चट्टान नीचे होते हैं। तो जो ओ ऊपर वाला है उसमें सर्वाधिक ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस मतलब फर्टिलिटी को शो करता है, जो ज़्यादा फर्टिलाइजर रहता है उसमें ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। देखिए, बीज बोते समय जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का रेशियो होता है 1:2:1 होता है, और फसल के समय 4:2:1 होता है। याद कीजिएगा, बीज बोते समय 121 और फसल के समय 421। फसल के समय देखिए, फसल जब, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जब फसल जब ज़्यादा हो गया, फिर फसल जब बिकेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए 4 यहाँ पर ज़्यादा है तो 421 हो जाएगा फसल के समय, और बीज बोते समय यहाँ पर 121 रहेगा। बीज बोते समय कम रहेगा 121, और फसल के बाद मतलब फसल के लिए 421 डालना पड़ेगा। चलिए, काली मिट्टी क्या होता है? तो इसकी जल सूखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, सूखने पर दरार हो जाता है, इसमें कपास और गन्ना होता है। देखिए, इसकी जल सूखने की क्षमता सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी सूखता है। ये मेनली महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है, वैसे मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। इसका कुछ कुछ हिस्सा गुजरात में भी पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है। सूखने पर इसमें दरार हो जाता है, और इसमें इसमें कपास और गन्ना होता है, इसमें कपास और गन्ना बहुत बढ़िया होता है। चलिए, लाल मिट्टी को देख लेते हैं। इसमें खनिज सर्वाधिक अधिक होता है, मतलब खनिज इसमें मिनरल्स जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा होता है। लाल मिट्टी को इंग्लिश में रेड सॉइल कहते हैं। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल रंग कैसे होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है, लाल मिट्टी। चलिए आगे चलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको झारखंड के क्षेत्र में मिल जाएगा, उड़ीसा के क्षेत्र में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मिल जाता है, और करीब करीब आंध्र प्रदेश में भी कुछ इसका हिस्सा आ जाता है, और तेलंगाना में। याद कीजिएगा। चलिए, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल निक्षालन विधि, लेटराइट सॉइल निक्षालन विधि, जिसको कि इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, उससे बनता है। निक्षालन विधि से क्या होता है? तेज़ वर्षा होता है तो सॉइल का जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, मतलब जो छोटे छोटे कंकर पत्थर ज़मीन के अंदर रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और इसी को निक्षालन मतलब लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसमें मसाला, काजू, बागवानी और ईंट का अच्छा उत्पादन होता है। मतलब लेटराइट मिट्टी से आप मसाला बना, इसमें मसाला उगा सकते हैं, काजू के लिए बढ़िया है, बागवानी कर सकते हैं, और यहाँ पर इस मिट्टी से ईंट भी बढ़िया बनता है। क्या? ईंट भी बढ़िया बनता है लेटराइट सॉइल से, लेटराइट मिट्टी से। चलिए, जलोढ़ मिट्टी, ये तो आपको पता होगा। जलोढ़ मिट्टी ये नदियों द्वारा बनती है, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कि हमारा जो एरिया है अभी का, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सब कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सॉइल पाया जाता है। और यहाँ पर मतलब आपको पता होगा। और जब इसमें जल अधिक होती है तो उसे कांप कहते हैं। जब जब मतलब जब इसमें जल अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? कांप कहते हैं। और इसमें धान बहुत बढ़िया होता है। आपको भी पता होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार से बिलोंग करते हैं तो मतलब हमारे यहाँ धान बहुत बढ़िया होता है। गेहूँ भी होता है, लेकिन धान बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज हमारा पानी वाला क्षेत्र होता है ना। देखिए, जब इसमें बालू अधिक होते हैं इसे दोमट कहते हैं। क्या? जब बालू अधिक होता है इसको दोमट, और जब जल अधिक होता है तो क्या कहते हैं? कांप कहते हैं। जब जल अधिक होता है तो कांप, और बालू अधिक होता है तो दोमट कहते हैं। और दोमट में गेहूँ ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए, इसका एक मिट्टी का भी ट्रिक भी है, जला कर लौट। मतलब सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, फिर रेगुर मिट्टी है, और लेटराइट फिर मिट्टी है। एक्चुअली काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। देखिए, जला कर लौट क्या है? जला कर लौट। जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली या कहो, रेगुर कहो, या काली मिट्टी, और क्या है यहाँ पर? लेटराइट मिट्टी। याद कीजिएगा, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मतलब एलुवाइबल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। एलुवाइबल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल। मे भी आपको याद हो गया होगा। देखिए, सघन कृषि। सघन कृषि क्या होता है? सघन कृषि या जीवन यापन के लिए होता है। सघन कृषि किसके लिए होता है? जीवन यापन के लिए। सघन कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग, शायद इंटेंसिव फार्मिंग, शायद इंटेंसिव। सघन कृषि को इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। ये सिर्फ मतलब जीवन यापन के लिए किया जाता है, मतलब मैं कर रहा हूँ, इससे मेरा फैमिली जी रहा है, बस यही होता है सघन फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। देखिए, मिश्रित कृषि क्या होती है? कृषि के साथ जब अगर पशुपालन कर रहे हैं ना तो वो मिक्स्ड फार्मिंग होता है। क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग।
कृषि के साथ अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो वो मिक्स्ड फार्मिंग होता है। उसके बाद होता है झूम कृषि। तो जंगल को काट कर कृषि अगर कर रहे हैं, मतलब आपके पास आपके यहाँ का जंगल है, आप उसको काट काट कर रहे हैं, वहीं पर खेती कर रहे हैं, उसको झूमिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग फार्मिंग कहा जाता है। ये एक्चुअली इस प्रकार का नागालैंड में बहुत ज़्यादा होता है और दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा होता है। जंगल को काट कर वहाँ पर खेती करना झूमिंग फार्मिंग, झूम फार्मिंग कहा जाता है। और मिश्रित फार्मिंग को मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है और सघन कृषि को इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं। देखिए ट्रक फार्मिंग क्या होता है कि अब अगर आप वैसा खेती कर रहे हैं जो कि व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, मतलब आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, तो ट्रक फार्मिंग हो जाएगा। एक बड़े लेवल पर अगर आप खेती कर रहे हैं तो ट्रक फार्मिंग कहलाता है। मतलब आपका बहुत ज़्यादा खेत है, 50 बीघा 60 बीघा, इस मतलब बहुत ज़्यादा खेत है, तो आप ट्रक फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए अब ड्रॉप फार्मिंग क्या होता है, बूंद बूंद करके सिंचाई अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी पानी उतना नहीं रहता, जहाँ पर पानी मतलब कम है, वहाँ पर अगर बूंद बूंद करके सिंचाई हो रहा है, जैसे कि फूल पत्त, आपके पास गार्डन है तो आप थोड़ी ना पानी का वहाँ पर लगा दोगे ऐसे कि नहीं, बूंद बूंद वहाँ पर होगा सिंचाई, तो उसी को ड्रॉप फार्मिंग कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं रबी फसल के बारे में। देखिए रबी फसल क्या होता है, इसे ठंडे के दिन में बोया जाता है। आपको गाँव के होंगे तो आपको पता होगा, ठंडे के दिन नवंबर में बोया जाता है। इसका एग्जाम्पल में गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, तीसी, ये सब आता है। तो इसको याद कैसे करना है, तो आपको आप गांव में है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऐसे मतलब याद होता है कि ठंडा के दिन में क्या क्या बोया जाता है। गेहूं के साथ जौ होता ही होता है। जब जौ बोया जाता है तो उसी टाइम चना भी बोया जाता है, मटर भी बोया जाता है, सरसों भी बोया जाता है और तीसी भी बोया जाता है। आपको याद होगा मे बी, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा नहीं तो। देखिए अब खरीफ फसल, खरीफ फसल इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, क्योंकि खरीफ फसल को पानी बहुत चाहिए होता है। खरीफ फसल जो होता है धान, ज्वार, बाजरा, ये सबको पानी बहुत चाहिए होता है। तो देखिए इसका देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू। मतलब इसका मात्रा ज़्यादा है, मतलब आप इसको रट लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, और ये आपको खुद याद हो जाएगा। देखिए आप दो ऊपर को रट लीजिए, इसको रट लीजिए, इसको रट लीजिए, आपको खुद याद रहेगा, बिकॉज इसका मात्रा बहुत ज़्यादा है। देखिए खरीफ फसल में धान, ज्वार, बाजरा, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, नंबर 1। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर। फिर सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर। देखिए धान, ज्वार, बाजरा, मक्का खाने वाला है, उड़द, मूंग, अरहर दाल है, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली इससे तेल है, जूट, कपास कमर्शियल इसका फार्मिंग इस पे किया जाता है, मतलब कैश क्रॉप है, इससे पैसा मिलता है। और गन्ना और तंबाकू भाई क्या है, और ये गन्ना और तंबाकू से मतलब ये मीठा है, और एक ये भी कमर्शियल फार्मिंग है, ये भी कमर्शियल फार्मिंग है, मतलब ये भी कैश क्रॉप्स है, इसका भी कमर्शियल मतलब ये लोग। चलिए मैं भी आपको मतलब याद कर लीजिएगा इसको। जायद फसल, इसे अप्रैल से जून में बोया जाता है, जो अभी अभी टाइम चल रहा है, अभी बोया जाता है इसको। जैसे कि खीरा, ककड़ी, सब्जी। कौन कौन सा, खीरा, ककड़ी और सब्जी। देखिए नकदी फसल में कौन कौन आता है, जिसको कैश क्रॉप्स इंग्लिश में कहते हैं। कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, मतलब जिसको खाने के लिए नहीं बेचने के लिए उगाया जाता है, कोई कोई पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से उगाया जाता है। देखिए कपास अब कोई खाने के लिए थोड़ी उगाएगा, इससे कपड़ा बनता है। गन्ना से खाने के लिए नहीं, इससे गुड़ बनता है, इससे बहुत ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। तंबाकू भाई खाने के लिए कोई थोड़ी मतलब तंबाकू तो बेचने के लिए नहीं होता है, अब आप खाते हैं तो बात अलग है। फिर मूंगफली, इसको भी बेचने के लिए किया जाता है। चलिए आप पढ़ लेते हैं। देखिए रेशम का उत्पादन को सेरीकल्चर है, रेशम के उत्पादन सेरीकल्चर। मत्स्य का पीसी कल्चर, मत्स्य का पीसी, मछली का पीसी कल्चर। मध्य का एपीकल्चर, मध्य का एपीकल्चर, मध्य का एपीकल्चर। बागवानी का हॉर्टिकल्चर, बागवानी का हॉर्टिकल्चर, बागवानी का हॉर्टिकल्चर और बागवानी का हॉर्टिकल्चर। पहले आप याद कीजिएगा। देखिए रेशम, आंख बंद कीजिए, सेरीकल्चर, रेशम का सेरीकल्चर, रेशम का सेरीकल्चर। मछली का पीसी कल्चर, मछली का पीसी कल्चर। मध्य का एपी कल्चर, मधुमक्खी या मध का क्या कहता है, एपी कल्चर, एपी कल्चर। मधुमक्खी और बागवानी का हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागवानी का। देखिए सेरीकल्चर किसका होगा, रेशम का सेरीकल्चर, रेशम का पीसी कल्चर, मत्स्य का एपी कल्चर, मध का हॉर्टिकल्चर, बागवानी का, बागवानी का हॉर्टिकल्चर। रेशम का सेरीकल्चर, मछली का पीसी कल्चर, मत्स्य का, सॉरी मध्य का, मध का मतलब मधुमक्खी का
एपीकल्चर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए केंचुआ का क्या होता है, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर केंचुआ का, वर्मी कल्चर केंचुआ का। अंगूर का विटीकल्चर, अंगूर का क्या हो गया जाएगा, विटीकल्चर, अंगूर का विटीकल्चर। फूल का फ्लोरोकल्चर, फूल का क्या हो जाएगा, फ्लोरोकल्चर, फूल का क्या हो जाएगा, फ्लोरोकल्चर, फूल का फ्लोरोकल्चर। तो आप फिर से एक बार देखिए, रिवाइज कर लेते हैं इसको। रेशम का हो जाएगा आपका, देखिए मैं एक और मिटा दे रहा हूँ। चलिए बताइए, फूल का क्या हो जाएगा, फ्लोरोकल्चर, अंगूर का विटीकल्चर, रेशम का सेरीकल्चर, केंचुआ का क्या हो जाएगा, वर्मी कल्चर, मधुमक्खी का क्या हो जाता है, एपीकल्चर, मधुमक्खी का एपीकल्चर, मधुमक्खी का एपीकल्चर, बागवानी का हॉर्टिकल्चर, बागवानी का हॉर्टिकल्चर, मत्स्य का पीसीकल्चर। मे भी आपको याद हो जाएगा। चलिए तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में।